हाँ जी, गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस टेक्निक को फॉलो करके आप इंश्योर कर सकते हैं दैट आप 100% पेपर अटेम्प्ट करके आ जाइए इन सारे लेंदी पेपर्स में, चाहे कॉस्टिंग की बात करी जाए, डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करी जाए, एफआर की बात करी जाए, किसी भी पेपर की बात करी जाए, सब में ही ऐसी टेक्निक अप्लाई करके यू कैन मेक श्योर दैट आप 95% प्लस पेपर अटेम्प्ट करके आए। एंड वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तब जाके रियलिस्टिकली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 60 प्लस मार्क्स आपके निकल के आ जाए पेपर में, यानी कि एग्जामेशन आ जाए। अगर आप अटेम्प्ट ही 75-80 मार्क्स का करेंगे पेपर, तो उस केस में आप पास होना भी बहुत मुश्किल पाएंगे कि पास होना भी मुश्किल हो रहा है, एग्जामेशन तो दूर की बात हो जाती है। विच इज़ वाई व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज कि आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करें। किस तरीके से? कुछ छोटी मोटी मार्किंग्स हैं जो कि अगर आप रीडिंग टाइम में अपने क्वेश्चन पेपर पे लगा देते हैं तो यू विल मेक श्योर दैट आप बहुत जल्दी जल्दी पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हर क्वेश्चन पे। क्या मार्किंग्स हैं, कैसे करनी है, वगैरह वगैरह सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा एक क्वेश्चन पेपर पे करवा के। नवंबर 20 के डायरेक्ट टैक्सेशन पेपर के क्वेश्चन पेपर में आपको खुद करवा के दिखाऊंगा कि मैं आपकी जगह पेपर में आज के टाइम पे बैठा होता तो मैं कौन सी मार्किंग्स करता। दीज माइट हेल्प यू इन दी एग्जामिनेशन। बट बिफोर वी स्टार्ट एक बार जल्दी से देख लीजिए हमारी पूरी की पूरी टीम को, जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, दोनों ही जगह पे आपको मल्टीपल क्लासेस प्रोवाइड कर रही है ऑन अ डेली बेसिस। दे विल कंटिन्यू टू डू सो आफ्टर टुडे ऑल्सो, बट मेरी क्लासेस आपको अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे या फिर अनअकैडमी की यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाली गोइंग फॉरवर्ड। और इसमें कोई इशू नहीं हुआ है मेरे और अनअकैडमी के बीच में। जितने प्यारे रिलेशंस मेरे फर्स्ट डे पे थे विद अनअकैडमी, आज भी उतने ही अच्छे रिलेशंस हैं। बस कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आई विल नॉट कंटिन्यू टीचिंग ऑन अनअकैडमी, मेरी वैसे क्लासेस आते रहेंगी। तो चलिए अब आ जाते हैं सीधा वीडियो पे, और वीडियो में देखते हैं कि हमें करनी क्या क्या चीज़ें हैं, मार्किंग्स कैसे करनी है। आप अगर बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन पेपर की, तो डीटी का जो पेपर होता है यानी कि पेपर नंबर 7, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, पार्ट 2 में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सबसे पहले मेरी एडवाइस आपके लिए रहेगी, आपको एमसीक्यूज ही सॉल्व करने चाहिए। एमसीक्यूज के अलावा कुछ और मत सॉल्व करिएगा पेपर के अंदर, बिकॉज एमसीक्यूज आपके 30 मार्क्स के आसपास फेच करवा सकते हैं ईजिली अगर आप अच्छे से स्कोर उनमें कर जाते हैं तो। और उनको आंसर करने में टाइम भी कंपैरेटिवली हमेशा कम लगेगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। 30 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर अटेम्प्ट करना वर्सेस 30 मार्क के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना, 30 मार्क के एमसीक्यूज विल ऑलवेज टेक लेस अमाउंट ऑफ टाइम। और अगर आपने ये गलती कर दी कि पहले 70 मार्क का रिमेनिंग पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद 30 मार्क के एमसीक्यूज कर लेते हैं, लास्ट में काफ़ी बार पेपर में काफ़ी चीज़ें छूट जाती हैं। तो अगर आपको वो छोड़ने के टाइम पे 15-20 मार्क के एमसीक्यूज छोड़ने पड़ गए, आप ऐसी चीज़ छोड़ जाएंगे जिसमें अगर आपने सही आंसर दिया होता तो आपको फुल मार्क्स मिलते, वहाँ पे कोई स्कोप नहीं था मार्क्स कटने का। और आप कौन सी चीज़ अटेम्प्ट कर जाएंगे 30 मार्क की? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन शायद अटेम्प्ट कर जाएं, जिनमें मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, कितना सही आंसर ही क्यों ना आप दे दें, क्योंकि वहाँ पे एम्बिग्विटी होती है। व्हेन देयर इज एम्बिग्विटी, स्कोप हमेशा होता है मार्क्स कटने का। तो नेवर लीव एमसीक्यूज, जिसका एक तरीका क्या होगा, सबसे पहले पार्ट 1 अटेम्प्ट करिएगा, और पार्ट 1 में 30 मार्क के एमसीक्यूज हैं तो रफली 45 मिनट्स आप डेडिकेट कर लीजिए कि इससे ज़्यादा नहीं लगाने। हर 1 मार्क के एमसीक्यू के लिए आपको 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना, हर 2 मार्क के एमसीक्यू के लिए आपको 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने। ये अपने एक दिमाग में पैरामीटर बना के रखिएगा, ताकि ये ना हो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते करते आपने 1.5 घंटे लगा दिया और उसके बाद रियलाइज कर रहे हैं अभी तो 70 मार्क का पेपर बचा है। अगेन दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। किसी स्पेसिफिक एमसीक्यू में लग रहा है इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मेरे तो कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं है, उस एमसीक्यू को छोड़ दीजिए। बट ऑल टुगेदर सारे एमसीक्यूज को पोस्टपोन मत करिएगा कि एंड में करूंगा मैं, इनको डेफर मत कर दीजिएगा सबको। स्पेसिफिक एमसीक्यूज को डेफर करना चाहते हैं कर सकते हैं, नॉट एन इशू। तो सबसे पहली चीज़ हमने डिसाइड करी, पार्ट 1 पहले अटेम्प्ट करना है, पार्ट 2 नहीं। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। जब आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, आपको पार्ट 2 पे अच्छा खासा टाइम लगाना है और एक तरीके से लगाना है ताकि आप इंश्योर कर पाएँ कि पेपर पूरा का पूरा पार्ट 2 का आप अटेम्प्ट कर पाएँ एग्जामिनेशन में। वो टाइम आपको अच्छे से लगाना कैसे है उसको समझिए। मैंने लेटेस्ट से पेपर पढ़ना शुरू करा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को मैं अवॉइड करूंगा, इसको मैं रीड करूंगा ही नहीं 15 मिनट के टाइम में। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है दिस इज कंपलसरी, और अगर कंपलसरी है, मुझे करना ही है, तो पहले वो क्वेश्चन चूज कर लेता हूं जो कि मुझे छोड़ना है। पहला क्वेश्चन मेरे लिए कंपलसरी है, बाकी के जो 5 क्वेश्चन हैं, टोटल 6 क्वेश्चन में, उन 5 में से मुझे कोई भी 4 करने होते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी है, रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस में से 4 करने हैं, तो एक छोड़ना है। कौन सा छोड़ना है, इस 15 मिनट में अगर आप डिसाइड कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स्ड फीलिंग होगी कि हाँ मैंने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया है, मैं पेपर स्टार्ट कर सकता हूँ। नहीं तो दिक्कत क्या होगी समझिए, आपने लेटेस्ट से ये डिसाइड नहीं करा 15 मिनट में कि कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ना चाहते हैं, आप शुरुआत करेंगे कैसे पेपर की, मुझे ये बताइए। आपने एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए, आपने क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैं कौन सा क्वेश्चन उठाऊं, क्वेश्चन नंबर 2 उठाऊं, करना शुरू कर दूं, 3 उठाऊं, 4 उठाऊं, 5 उठाऊं, 6 उठाऊं, कौन सा उठाऊं। हो सकता है मैं जो क्वेश्चन उठाऊंगा मुझे लगा कि हाँ यार ये तो आता है मुझे ठीक ठाक, इसको करना शुरू कर दिया, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई, 14 मार्क के क्वेश्चन में मुझे लगा मैं 12 मार्क, 10 मार्क या फिर लेटर से 8 मार्क तो फैच कर ही जाऊंगा। बाद में पता चला जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस थे उनको रीड करके पता चला वो पांचों के पांचों मुझे इससे ज़्यादा आते थे। 5 बोल दिए मैंने, वो चारों के चारों मुझे इससे ज़्यादा आते थे।
तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन पे जितना भी मैंने टाइम लगाया होगा वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज मुझे पूरा आंसर काट के बाकी जो चारों क्वेश्चंस मुझे ज़्यादा अच्छे से आते थे वो डिपिक्ट करने होंगे पेपर में। और इतना टाइम होगा क्या मेरे पास प्रैक्टिकली कि जितने पे क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने थे वो भी करूँ, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कार्ड भी दूँ उसको? नहीं होने वाला इतना टाइम आपके पास। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलती मत करिएगा। तो इट इज़ अ प्रायोरिटी कि वो जो 15 मिनट हैं उन 15 मिनट में आप एक क्वेश्चन ढूंढ लें जो क्वेश्चन आपको छोड़ना है। 15 मिनट में एमसीक्यूज मत रीड करिएगा, 15 मिनट में क्वेश्चन नंबर 1 मत रीड करिएगा। ये सारी चीज़ें कंपलसरी हैं। जो चीज़ें कंपलसरी नहीं हैं उनको रीड करिए और फाइंड कर लीजिए, ढूंढ लीजिए वो वाला क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू लीव इन दी एग्जामिनेशन। बहुत ज़्यादा टेंशन खत्म हो जाएगी दिमाग से। मान लीजिए आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 3, तो बाकी क्वेश्चंस आप स्टार्ट तो कर पाएंगे पेपर के अंदर और इसको सुकून से छोड़ तो पाएंगे। तो ठीक है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ठीक है सर, इतना तो दिमाग में बैठ गया कि हमें 15 मिनट में ढूंढना है कौन सा क्वेश्चन छोड़ने की ज़रूरत है, लेकिन इसको ढूंढना कैसे है, दैट इज़ व्हाट द मेन क्वेश्चन इज। उसके बारे में भी थोड़ा गाइड कर दीजिए। तो मैं उसके बारे में गाइड करता हूँ। लेट्स गेट बैक टू स्क्वायर वन और देखते हैं हमने शुरुआत कहाँ से करी थी। 15 मिनट का मेरा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। मैंने क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करा है। कहाँ से शुरू करूंगा? पार्ट 1 को रीड नहीं करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ना शुरू करूंगा पार्ट बाय पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए मैंने पढ़ा, जल्दी से गो थ्रू करा, ज़्यादा एक एक एंट्री को छान छान के देखने की ज़रूरत नहीं है, स्किमिंग करनी है अभी मुझे। स्किमिंग करी, मुझे देखा टोटल इनकम ट्रस्ट का क्वेश्चन है। मुझे पता था कि यार ट्रस्ट मैं बिल्कुल भी ढंग से पढ़ के नहीं गया हूँ पेपर में। मैं एक छोटी सी मार्किंग करूंगा क्वेश्चन पेपर के अंदर, क्या बस ये कर दूंगा, और वो भी मैं कैसे करूंगा? पेंसिल से करूंगा, ताकि एग्जामिनर के ज़्यादा नोटिस में ना आए। बस नीचे मैंने मार्किंग कर दी। इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। नहीं आता मतलब यहाँ पे अगर आप नीचे मार्किंग कर रहे हैं उसका मतलब बैड, आपको नहीं आता है। और अगर आप ऊपर मार्किंग कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से आता है। और अगर आप कोई भी मार्किंग नहीं कर रहे किसी भी पार्ट में तो मतलब ठीक ठीक आता है, थोड़ा आता है, थोड़ा नहीं आता है, 50-60% आता है। ये 3 मार्किंग्स आपकी हैं। एक का मतलब बुरा, एक का मतलब अच्छा, और एक का मतलब ठीक ठीक, जब इग्नोर कर रखा है। ऐसे ही मैंने पार्ट बी पढ़ा। पार्ट बी मुझे पता चला इसमें मुझे 2 क्वेश्चंस के अंदर से कोई भी एक ऑप्शन करनी थी। अगेन मेरे पास ऑप्शंस थी, कोई इशू नहीं है। तो मुझे बेसिकली मार्क करना है पार्ट बी। यहाँ पे मार्क करिएगा, इनमें मत मार्क करने लग जाइएगा, बिकॉज इनमें तो ऑप्शन है ना। इन दोनों को रीड करिए। लेटेस्ट से मुझे ये देखा कि ये मेरे को मीडियोकर आता था लेकिन ये अच्छा आता था, तो मैं इसको तो छोड़ सकता हूँ। तो मैं पार्ट बी को टोटल मार्क करूंगा, कैसे? ऊपर, कि मतलब आता है, बहुत अच्छे से आता है पार्ट बी। मुझे 2 में से एक ही करना था और एक मुझे अच्छे से आता है, विच इज़ वाई पार्ट बी इसमें मैं 4 के 4 मार्क्स फेच करने की कोशिश कर सकता हूँ। इसको मैंने ऊपर मार्क कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं 3A पे। यहाँ पे लेटेस्ट से मैंने कुछ भी मार्क नहीं करा, क्योंकि 3 का ए मुझे थोड़ा थोड़ा आता था, थोड़ा थोड़ा नहीं आता था, 50-60% के आसपास आता था। 3B की बात हुई, बहुत अच्छा आता था। 3C नहीं आता था। ऐसे ही 4 की बात करते हैं, ए भी बहुत अच्छे से आता था, उसके साथ साथ बी भी बहुत अच्छे से आता था, सी भी बहुत अच्छे से आता था। ऐसा कोई क्वेश्चन मिल गया तो इसके पार्ट्स के साथ साथ मैं क्वेश्चन को भी मार्क कर दूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बहुत अच्छे से आता है, इंक्लूडिंग इट्स सब पार्ट्स। और मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जिसके सारे ही सब पार्ट्स मुझे नहीं आते, ए भी नहीं आता, बी भी नहीं आता, और अगर सी है तो सी भी नहीं आता, तो इस क्वेश्चन को मैं मार्क कर लूँगा, पूरा क्वेश्चन ही खतरनाक है। ऐसे करके मैं पूरे के पूरे पेपर में मार्किंग कर लूँगा। 15 मिनट में अगर आपने ये मार्किंग कर ली, एक्सक्लूडिंग द पार्ट 1 एंड द क्वेश्चन नंबर 1, बहुत है। आपने 15 मिनट को बहुत शानदार तरीके से यूटिलाइज कर लिया है। अब जैसे ही 15 मिनट खत्म होंगे, आपको बस देखना है कि कौन से क्वेश्चन में आपने कैसे मार्किंग कर रखी है, और मार्किंग के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन सबसे घटिया निकल के आ रहा है। जो सबसे घटिया निकल के आ रहा होगा उसको काट दीजिएगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना है, और बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने शुरू करिएगा। अब इसमें आपको फ़ायदा कहाँ हुआ, लास्ट तरीके से इस चीज़ को समझ लीजिए। फ़ायदा ना आपको छोटा सा ये हो गया है, पेपर में काफ़ी बार होता क्या है, हम 15 मिनट में पढ़ना शुरू करते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को, और पढ़ते जाते हैं और सोचते हैं हाँ ये आता है, ये नहीं आता है, लेकिन कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं हो पाता अगर आप मार्किंग नहीं कर पाते। क्योंकि ठीक है, एक चीज़ आती है, एक चीज़ नहीं आती। 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपको पेपर में नहीं आते। अब इन 3 में से कौन सा ज़्यादा नहीं आता है और कौन सा कम नहीं आता है, ये एनालिसिस कहाँ से होगा? ये तभी हो पाएगा जब आपने मार्किंग करी होगी। अदरवाइज होगा क्या, आप पूरा का पूरा पेपर भी अगर रीड कर जाएंगे ना, तो पूरा पेपर रीड करने के बाद आपको याद ही नहीं रहेगा कौन से क्वेश्चन में मेरे को कितना अच्छे से आता था, कितना अच्छे से नहीं आता था। तो जब आपको आंसर देने की बारी आएगी, उस टाइम पे आप दोबारा क्वेश्चन को रीड करने लग जाएंगे और एनालाइज करने लग जाएंगे कि कौन सी चीज़ मुझे आती थी, कौन सी चीज़ नहीं आती थी। जब आप इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करने लग जाते हैं ऐसे मार्क करके, तो उस केस में दिमाग में प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है एट द टाइम ऑफ एनालिसिस, कि कौन सी चीज़ बेटर तरीके से आती है, कौन सी चीज़ कम तरीके से आती है, कौन सी ज़्यादा अच्छी आती है, कौन सी कम अच्छे से आती है। एंड दिस इज हाउ यू कैन हेल्प योर सेल्फ इन मेकिंग श्योर दैट आप 100% पेपर अटेम्प्ट करें, विच इज़ द नीड ऑफ द आर इन ऑल ऑफ दीज लेंदी पेपर्स, जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेशन, कॉस्टिंग, FR वगैरह वगैरह। इन पेपर्स में पेपर अच्छे से करना वो तो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ही, उसको जल्दी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हो जाती है, बिकॉज बहुत लेंदी पेपर्स होते हैं।
काफ़ी सारी चीज़ें आने के बावजूद स्टूडेंट्स 20, 25, 30 मार्क्स का पेपर छोड़ के आते हैं प्रैक्टिकली। अपने सीनियर से पूछ के देखिएगा। अगर आप ऐसी कुछ टेक्निक्स अप्लाई कर लेते हैं तो आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कर जाएंगे एग्जामिनेशन में, एंड इट विल मेक श्योर दैट आप अच्छे मार्क्स के साथ पास हों। दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू टेल यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और ये जो छोटी छोटी मार्किंग्स हैं, इनसे आपको कभी इशू भी नहीं होने वाला। आप यहाँ पे कोई ज़्यादा मार्किंग्स नहीं कर रहे, और आपने करीबी पेंसिल से हैं। इन्विजिलेटर क्या कहते हैं, मोस्टली मना करते हैं कि आप लिखिए मत पेपर में, आप पूरे के पूरे आंसर्स लिखने लग जाएं, इसका ये ट्रीटमेंट, उसका वो ट्रीटमेंट, यहाँ पे प्लस माइनस इग्नोर, उनको दिक्कत होगी। इतनी छोटी छोटी मार्किंग्स कर रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर आपको लगता है ये भी शायद ज़्यादा मार्किंग्स हो सकती है मेरे इन्विजिलेटर के लिए, मेरा इन्विजिलेटर ज़्यादा चिक चिक कर सकता है इन छोटी छोटी चीज़ों पे, तो आप और छुपा के लिख लीजिए इस चीज़ को। ऐसे लिख लीजिए, देखिए ये जो आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए, ऐसे ऐसे नहीं ढूंढ पाएंगे इतना वो। और ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, आपकी इंटेंशन गलत नहीं है। वो आपको मार्किंग करने से रोकते क्यों हैं? क्योंकि आप दूसरे इंसान को चीटिंग करवा रहे होते हैं। अगर ऐसा कुछ करवा रहे हैं तो मत करवाइएगा। उस चीज़ में उनका रोकना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन ये जो आप चीज़ कर रहे हैं, ये बहुत छोटी छोटी मार्किंग्स हैं, अपने आप को हेल्प करने के लिए कर रहे हैं। इससे आप किसी को क्या ही चीटिंग करवाएंगे, उसको पता चल भी जाएगा कि आपने क्या मार्किंग्स करी है, क्या मार्किंग्स नहीं करी है, तो क्या हेल्प होने वाली है। जिसको नहीं आता है पेपर, वो कुछ नहीं कर पाएगा इन मार्किंग से। तो यहाँ पे आपकी इंटेंशन गलत नहीं है, विच इज़ वाई व्हाट आई से इज आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। एक बार इन्विजिलेटर से पूछ भी लीजिएगा टू बी ऑन द सेफ साइड, वो कभी मना नहीं करेंगे। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। ये मेरी एक छोटी सी टिप थी आपके लिए, एक छोटी सी टेक्निक थी बाय विच यू कैन इंश्योर दैट आप 100% पेपर अटेम्प्ट कर जाएं। दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू टेल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट। बाय।